नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज 27 जनवरी सीटेट के फर्स्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर बताएंगे। अतः आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे एनालिसिस वीडियो से डेली प्रश्न फंसते हैं। कल का हमारा एनालिसिस जो वीडियो था उससे भी प्रश्न फंसे हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। हमने पूरा नोट्स बना लिया है दोस्तों। जो जो प्रश्न पूछे गए उनसे संबंधित तथ्य आपको ज़रूर हम बताएंगे क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दिखा देते हैं एक झलक में। ये मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा गया था, सांप हो गया, तेल शोधन केंद्र पोचमपल्ली हो गया, चंद्रमा माउंट एवरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके पश्चात ये समताप मंडल वगैरह से भी क्वेश्चन आया है। मध्य मंडल से उल्का पिंड से क्वेश्चन आया था और ये सारे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। और मधुबनी से भी क्वेश्चन आया था, यानी चित्रकलाओं से क्वेश्चन आज देखिए पूछा गया हमने। और आप देख सकते हो दोस्तों, पक्षियों से भी क्वेश्चन, कठफोड़वा से क्वेश्चन आज आया था। ठीक है, और इसके पश्चात दोस्तों हम आपको बताएं अगर, तो अन्य निपुण से भी आज क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और आपका जीन प्याजे और वाइगोस्की कोहलबर्ग, इनसे डेली प्रश्न पूछा ही जाता है। इनका भी हमने नोट्स बना लिया है, आपको डिटेल में बता देंगे ताकि आपके प्रश्न नेक्स्ट चरण में गलत ना हो। ओके दोस्तों, देखते हैं। और क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके भाषा में चुमुस्की से क्वेश्चन पूछा गया है, सतत व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया है, लद्दाख से आज क्वेश्चन फिर पूछा गया है। ठीक है, भाषा कौशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। चंद्रमा से भी आज क्वेश्चन पूछा गया है। आइए सारे प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर हम देखते हैं। दोस्तों मधुमक्खी से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिटेल में 4 ऑप्शन दिया हुआ था, वो सही गलत उससे पूछा गया था। इसलिए आप मधुमक्खी के बारे में पूरा जान लीजिए, आपके एग्जाम में इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। यह एक तरह का औपनिवेशिक कीट है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, तो दोस्तों आपका मकड़ी सामाजिक कीट नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप इसको याद कर रखिएगा। और दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी होती है। ये एक प्रजनन मक्खी है। सिर्फ एक ही ऐसी मक्खी है दोस्तों जो प्रजनन करती है, तो आपकी रानी मक्खी याद रखिएगा। कुछ नर मक्खी होते हैं इसके छत्ते पर और हजारों श्रमिक मच्छी होते हैं जो बांझ मांझा होती है, मतलब ये बच्चों को पैदा नहीं करती हैं, यानी मतलब जो है ये प्रजनन नहीं करती हैं, साथ में ये सब मिल करके रहते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात दोस्तों इससे संबंधित जो तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो श्रमिक मधुमक्खी द्वारा अन्य मधुमक्खी को खाद्य स्रोत की दिशा नाचकर बताई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो मतलब अन्य मधुमक्खी को दिशा कैसे बताती है, तो नाच करके बताती है। जब मतलब जो है दूर होता है इनका भोजन लगभग 75 किलोमीटर के आसपास, तो ये नाच करके दिशा बता देती है। इसको बैगल नत्र कहा जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का एक उचित समय क्या होता है, तो मधुमक्खी पालन का दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक उचित समय होता है। इसी समय ये अंडे देती हैं। यह समय मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। मधुमक्खी लीची के फूल को दोस्तों मधुमक्खी लीची के फूल से आकर्षित होती है। लीची के फूल आपको पता होगा बिहार में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बिहार में मधुमक्खी पालन भी होती है जो अक्टूबर से दिसंबर के आसपास का समय होता है। ठीक है, मधुमक्खियों में फार्मिक एसिड जो उनके डंक होता है ना दोस्तों, उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। ये अम्ल होता है एक तरह का। मेथानोइक एसिड भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। चींटियों में भी ये एसिड पाया जाता है, ये भी आपको याद। जब ये काटते हैं दर्द होता है ना, तो यही इसी एसिड की वजह से दर्द होता है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों को पसंद होती है, इसमें बैठ जाती हैं। ठीक है, रानी की जो आयु होती है, रानी मक्खी 3 तरह की मक्खी होती है ना, हमने बताया ना, रानी नर होता है और श्रमिक मक्खी। तो रानी होती है उसकी आयु 3 वर्ष होती है। एक रानी उत्पन्न होने के बाद जो लास्ट मतलब जो पुरानी रानी होती है वो मर जाती है, उसको मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। और नर मक्खी दोस्तों ये 57 दिन तक जीवित रहती है। रानी के असंक्रमित अंडों से निर्माण होता है। नर मक्खी जो मतलब छत्ता होता है उसमें तापमान बनाए रखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। श्रमिक मक्खी दोस्तों ये 4 सप्ताह या फिर 11 सप्ताह तक जीवित रहती है, इसका जीवन काल होता है और सारा काम यही करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
इसके पश्चात दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था सर्प से क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्प से शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई एक सपेरा है वो मतलब जो है बीन बजाता है तो सांप को सुनाई देगा कि नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के जो सर्प पाए जाते हैं वो जहरीले होते हैं। बहुत प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 4 जहरीले होते हैं। जो उनका नाम है कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर जिसे डुबोइया भी कहा जाता है, सा स्केल्ड वाइपर जिसे असफाई भी कहा जाता है। ये 4 हैं दोस्तों जो जहरीले होते हैं। अजगर सांप जहरीला नहीं होता है। सांपों में बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं, ये ज़मीन की कंपन से सुनते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके वजह से इसके पश्चात जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सांप के 2 खोखले नुकीले दांत होते हैं। काटने पर जहर फैंग विषदंत जिसे कहा जाता है फैंग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। फैंग आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सपेरे के संगीत को सांप नहीं सुन पाते हैं, लेकिन ये केवल यंत्र के द्वारा उत्पन्न जो यंत्र होता है वो उत्पन्न कंपन को महसूस करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। यानी जमीन पे जो कंपन होता है उसी को ये महसूस कर लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया उसी के अनुसार देते हैं। ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछा गया था आज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था तेल शोधन कारखाना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पहली बार जो तेल शोधन कारखाना भारत में खोजा गया था, ठीक है, तो वो आपका असम के डिगबोई में, और यहीं पर ही दोस्तों 1866 में तेल का कुआं भी खोदा गया था। ये भी आपको याद रखना है। असम में दोस्तों 4 रिफाइनरी हैं, नूनामती, ठीक है, नमूलीगढ़, बोगा बोगाई गांव, ठीक है, और आपका डिगबोई हो ही गया। और एक और है दोस्तों इस क्षेत्र जो वहाँ की रिफाइनरी है तो नहर कटिका, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जामनगर शोधनशाला भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, ये भी आप कह देना। बॉम्बे हाई हो गया जो पश्चिमी तट पर है मुंबई के। और 25 तेल शोधन शाला है भारत में, आप इसको याद रखिए। 25 कितनी है? 25 उसमें से प्रमुख है आपकी बीना हो गया जो एमपी में है, ताटीपाका हो गया जो आंध्र प्रदेश में है, बरौनी आपका बिहार में है। ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आज पोचमपल्ली से भी पूछा गया था। डेली क्या मतलब मोस्टली शिफ्ट में दोस्तों पोचमपल्ली से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पहले शुरुआत में ये आंध्र प्रदेश में था, जब से तेलंगाना 2014 में एक राज्य बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है ना, तो तब से दोस्तों ये वर्तमान तेलंगाना में पोचमपल्ली है जो साड़ियाँ बहुत फेमस है यहाँ की। ओके दोस्तों, ये तथ्य आपको याद रखना है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन साड़ियों से पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, हम बता रहे हैं। ठीक दोस्तों, कोसा साड़ी आपकी छत्तीसगढ़ में फेमस है, मूंगा साड़ी असम में फेमस है, बनारसी साड़ियाँ उत्तर प्रदेश के बनारस में फेमस हैं, और काजीवरम की साड़ियाँ तमिलनाडु की हैं दोस्तों, यहाँ बहुत फेमस हैं। और कासू साड़ी केरल की बहुत फेमस है, और पैठानी नवारी साड़ी आपकी महाराष्ट्र, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। जो नवारी साड़ी है, नवारी साड़ी कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ओके दोस्तों, ये भी आपको नोट कर लेना है। बंधनी साड़ी आपकी गुजरात में फेमस है, बंधनी साड़ी गुजरात की फेमस है। चंदेरी साड़ी आपकी मध्य प्रदेश में, और लहरिया साड़ी आपकी राजस्थान में, जहाँ कटीली झाड़ियों की छतें बनी होती है, मिट्टी के घर बने होते हैं राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। खिजड़ी वृक्ष यहीं का है, ये भी मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लहरिया दोस्तों साड़ी आपकी राजस्थान की है, जामदानी साड़ी बंगाल की है, और आपकी पोकपल्ली साड़ी तेलंगाना की है, पोकपल्ली, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके पश्चात आपको याद रखना है दोस्तों, तांत और वलचूरी साड़ी पश्चिम बंगाल की हैं, बोमकई साड़ी उड़ीसा, और संबलपुरी साड़ी भी उड़ीसा की हैं। पटोला साड़ी गुजरात में फेमस है। चिकन करी आपकी लखनऊ में, और फुलकरी आपकी पंजाब में। फुलकरी एक चित्रकारी भी है पंजाब की, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम डिटेल में बताते हैं सारी चीज़ें, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। चंद्रमा से क्वेश्चन आज पूछा गया था। आपके क्वेश्चन बच्चे ने बताया था कि चंद्रमा से कोई प्रश्न था, तो अगर चंद्रमा की बात करें तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपना घूर्णन और पृथ्वी का उपग्रह आपको पता है मात्र एक, तो पृथ्वी का मतलब चक्कर और अपना स्वयं का चक्कर एक ही दिन मतलब समय में लगाता है, जिस दिन है जो 27 दिन
और 7 घंटे और 43 मिनट में। ये मतलब इतने दिनों में दोस्तों अपना खुद का और पृथ्वी का मतलब चक्कर लगाता है, इसलिए इसका एक ही भाग देखा जाता है। इससे ये क्वेश्चन बनता है। अगर ये शायद अगर ज्वार-भाटा से संबंधित देखा जाए तो चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक ज्वार-भाटा में लगता है, ठीक है। अभी ज्वार-भाटा के बारे में बताएँगे। कोई ये बच्चे ने बताया कि ज्वार-भाटा से संबंधित कुछ तथ्य इसी में दिया हुआ था ऑप्शन में शायद, ठीक है। तो हम उसके बारे में बता देते हैं। और माउंट एवरेस्ट की लंबाई आज शायद फिर पूछ लिया था। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, सगरमाथा भी इसे कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है, तो ये 8,848 कहीं पर लिखा होता है, 8,850 भी लिखा पाए मिलेगा। और जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है 8,900 करके लिखा है। तो ये भी आप अगर ऑप्शन में हो तो आप टिक कर दीजिएगा। इसके पश्चात जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर कौन सा व्यक्ति विश्व में चढ़ा था, तो एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नॉर्वे ये चढ़े थे दोनों लोग। तो ये 29 मई 1953 में। और महिलाओं में दोस्तों अगर देखा जाए तो जुनको तबई आपकी जापान की पहली महिला थी, यानी विश्व की पहली महिला थी जो जापान की थी। ये मतलब माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी 1975 में। इसके बाद ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है बछेंद्री पाल से दोस्तों। अभी किसी शिफ्ट में पिछले उसमें पूछा गया था कि बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी, तो ये 23 मई 1984। ये 12 साल की थी उस समय। पाँचवीं महिला थी विश्व की जो ये वहाँ पर चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। ये उत्तराखंड की थी, ये भी तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, वहीदा प्रिज्म, इनसे क्वेश्चन। वहीदा प्रिज्म जो आपकी जम्मू कश्मीर की कर्णम मल्लेश्वरी और आपकी कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इन ठीक है। तथ्य सुनीता विलियम के बारे में आपको बता दें तो 195 दिन ये जो है अंतरिक्ष में व्यतीत की थी। 6 महीने से अधिक जो है अंतरिक्ष में रही। कल्पना चावला मतलब भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष पर गई थी। ये भी आपको 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वहीदा रहमान की अगर वहीदा प्रिज्म की अगर बात करें, ठीक है, वहीदा प्रिज्म खान है, तो ये कश्मीर की थी, यानी पहली मतलब नौसेना पर जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। और सर्जन थी ये, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में तो आपको पता ही होगा, धावक थी वो, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। और हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उल्का पिंड किस मतलब मंडल में पाए जाते हैं। तो उल्का पिंड दोस्तों अगर बात करें तो ये मध्य मंडल में पाए जाते हैं। मंडलों के बारे में बता देते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल दोस्तों सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं पृथ्वी में। ये ध्रुवों से 8 किलोमीटर, विषुवत से 18 किलोमीटर दूरी होती है। मौसमी घटनाएं टोटल यहीं घटित होती हैं। और 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री जो है मतलब तापमान घटता है इस टाइम यहाँ पर क्षोभ मंडल में। और दोस्तों समताप मंडल आपका ये नीचे से लेकर के पृथ्वी से 50 किलोमीटर है, यहाँ पर ओजोन परत है। मध्य मंडल में दोस्तों उल्का पिंड जलते हैं, आपको ये भी याद रखना है। 80 किलोमीटर के आसपास उल्का पिंड आपको क्षुद्र ग्रह, ये सब पता होगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में अगर बात करें दोस्तों, क्षुद्र ग्रह तो ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, इनकी एक पट्टी पाई जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आपके वाह जो मंडल होता है जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, यहाँ रेडियो संचार की घटनाएं घटित होती हैं, संचार उपग्रह ही स्थापित किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना। बहिर्मंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रियालिस दक्षिण में और अरोरा बोरियालिस दोस्त आपका ये उत्तर में जो है घटनाएं घटित होती हैं, भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों आपका इससे क्वेश्चन मधुबनी से आज फिर क्वेश्चन पूछा गया था। मधुबनी देखिए बहुत फेमस, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बिहार में मधुबनी कहाँ दोस्तों आपकी बिहार में है, ठीक। इसको आपको याद रखना है। कलमकारी चित्रकला आपकी आंध्र प्रदेश में है। कलमकारी साड़ियाँ आपकी राजस्थान में फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात आपके जो क्वेश्चन चेरियल चित्रकला आपकी तेलंगाना की है। कहाँ की है चेरियल? तेलंगाना। ये आप इससे संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर दिया, डिटेल नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फुलकारी चित्रकला आपकी पंजाब की है। वर्ली चित्रकला आपकी महाराष्ट्र की है। और हाँ, पट्ट चित्रकला दोस्तों आपकी उड़ीसा की है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और काली चित्रकला दोस्तों आपकी ये पश्चिम बंगाल की है। काली घाट चित्रकला नाम से फेमस है, वहाँ का एक स्थान था, वहीं की उत्पत्ति है ये। गौड़ चित्रकला आपके मध्य प्रदेश में एक जनजाति है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और भील गुजरात वगैरह और कई जगह पाई जाती है। और चांगपा जनजाति आप याद कर लीजिएगा, लद्दाख की है।
पिथौरा चित्रकला गुजरात की है। पिथौरा में जो रंगोली होती है दोस्तों, उसका डिजाइन कैसा होता है? तो नाग गुम्फन होता है। क्या होता है? नाग गुम्फन। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। गुम्फन, फन, ठीक है। नाग गुम्फन यानी नाग मतलब वहाँ के जो रंगोली बनाई जाती है ना सौराष्ट्र गुजरात में, तो नाग गुम्फन वहाँ की डिजाइन होती है। पिथौरा चित्रकला बहुत फेमस है गुजरात में। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सारे पूछे गए। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु की है, ये भी आपको याद रखना। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। चित्रकाठी चित्रकला दोस्तों आपकी महाराष्ट्र की, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों आपके अगर फर्श चित्रकला की बात करें तो रंगोली महाराष्ट्र ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद जो है चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश में है। इनका डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर इससे डिटेल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो पक्षियों से क्वेश्चन जो तो आज पूछा गया, कठफोड़वा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इनके बारे में आपको दिखा देते हैं। हाँ, कठफोड़वा ये है, हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। कठफोड़वा दोस्तों आपका पेड़ के तनों में छेद करके अपना मतलब जो है ये पेड़ के तनों में छेद करता है, ये इसलिए फेमस है। इसकी चोंच बहुत लंबी होती है और पेड़ के तनों में ही अपना घोंसला बनाता है। इसे संबंधित ये तथ्य होते हैं। और गिद्ध की अगर बात करें दोस्तों, तो गिद्ध को जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जाना जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी इसे कहा जाता है। एक डाइक्लोफेनाक दवा जो जानवरों में दर्द के लिए लगाई जाती है, इसे खा लेते हैं, इसलिए गिद्ध इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। दार्जिन चिड़िया की बात करें दोस्तों, तो ये अपने जो है अपने चोंच से पत्ते को सी करके घोंसला बनाती। मैना अपनी गर्दन को झटके से जो है आगे पीछे करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पाख्ता दोस्तों एक कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाती है और मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाता है। ये भी आपको याद रखना। उल्लू की अगर बात करें, उल्लू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री तक पीछे घुमा लेता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू सुनसान जगह पेड़ के सूखे अपना घोंसला बनाते हैं और रात में जगते हैं। रात में जगने वाले जानवरों को हमेशा काला और सफ़ेद ही दिखता है। ये भी आपको याद रखना। चमगादड़ भी रात में जागता है। काला सफ़ेद क्यों दिखता है? क्योंकि दो तरह की जो सेल पाई जाती हैं हमारे आँख में, एक रॉड पाई जाती हैं, एक कोन पाई जाती हैं। तो दोस्तों रॉड सेल काला और सफ़ेद के लिए काम करती हैं, कोन आपके रंगों के लिए काम करती हैं, जो मतलब रंगीन लाल पीला इस तरह। कलचिड़ी की अगर बात करें, जिसको दोस्तों इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ये भी आपको याद रखना। कलचिड़ी इंडियन रॉबिन कहा जाता है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। बीवर पक्षी की अगर बात करें दोस्तों, तो बीवर पक्षी नर जो बीवर होते हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं और मादा उनको देखती रहती है और जहाँ पर उसको अच्छा लगता है वहाँ पर वो अंडा दे देती है। अगर कोयल की बात करें, पिछले मतलब किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप ही के सीटेट के एग्जाम में दोस्तों, कि कुकू कौन करता है? कोयल करती है और ये घोंसला नहीं बनाती, कौवे घोंसले में अंडा दे देती। कबूतर की बात करें दोस्तों, तो इसकी चोंच गुलाबी होती है। ये तथ्य आपको याद रखना। चील की बात करें दोस्तों, तो चील जो चूहे खाती है, अपनी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। दोस्तों ऊंची डाल पर ये घोंसला बनाती है। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 गुना हमसे अधिक देख सकती है। गिद्ध, बाज और चील 3 ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्यों से 4 गुना तेज देख सकते हैं और बाघ मनुष्य से 6 गुना तेज देख सकता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कौवा से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है पक्षी? तो कौवा बनाता है। ये अपने घोंसले पर लोहे के तारों का इस्तेमाल करता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बारबेट या बसंत गौरी पक्षी की बात करें, तनों पर घोंसला बनाते हैं। बगुला की बात करें तो बगुला भैंस का सहजीवी होता है, भैंस के ऊपर बैठा रहता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शकरखोरा यानी मतलब सनबर्ड की बात करें तो ये पेड़ के तनों पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये आपको तथ्य याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है। निपुण भारत की बात करें दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आज, तो निपुण भारत दोस्तों 5 जुलाई 2021 को चालू किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग
विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, इसका मतलब होता है दोस्तों। और इसका लक्ष्य ये होता है कि 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को, जो कक्षा 3 के बच्चे होते हैं ग्रेड 3 के, उनको आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से निपुण करना होता है। कब तक निपुण करना है? 2026-27 तक ये आपका, ठीक है, लक्ष्य है। इसके बाद कार्यान्वयन जो करता है दोस्तों, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका कार्यान्वयन करता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में शुरू की गई थी। ये भी आपके इसके 5 चरण में इसको लागू किया जाएगा। 5 चरण कौन कौन से हैं? तो राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में अगर बात करें तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इससे, तो दोस्तों 2018 में चालू हुआ था ये। और इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान 2012 में 2001-2 में जो चालू हुआ था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक योजना इसी के अंतर्गत आएंगे समग्र शिक्षा अभियान के तहत। एफएलएन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद कर लीजिएगा। एफएलएन आपका निपुण के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसीस, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। ये भी आपको याद रखना है। फर्क भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नई शिक्षा नीति के तहत एक मूल्यांकन केंद्र है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब आपको बता दें तो आपका सर्वांगीण होता है, सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों छात्र के सीखने का आकलन करना। ये भी आपको याद रखना है आपके एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद सीडीपी जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, आपके जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए। इन्हीं विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने कहा था कि विकास जो बच्चे जैसे बढ़ते रहते हैं वैसे ही होता है। मतलब पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है, ऐसी बात इन्होंने कहा था। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, स्वयं के सिद्धांतों की रचना करते हैं। और चिंतन में दोस्तों वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बच्चों का चिंतन मात्रा में भिन्न नहीं होता। इन्होंने ऐसी बात बताई थी, आपको इस तथ्य याद रखना है। जो आज इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी अवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए हमने लिख रखा है, बहुत इसमें बताएंगे तो डिटेल हो जाएगा। तो आप जो है इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहें। बाकी इससे आज क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा, हाँ ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आज क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया करने से ये क्वेश्चन हाँ सामने रखी चीज़ों को बच्चे देख लेते हैं लेकिन क्रिया नहीं कर पाती, किस अवस्था में है? तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चा चीज़ों को देख लेता है लेकिन उसमें कुछ जो सुन लेगा लेकिन अगर उसको जब बताओगे तभी समझता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन ये आपकी इसी अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में दोस्तों अहम केंद्रीय जीववाद, लक्ष्य निर्देशित प्रतीकात्मकता, ये सारी चीज़ इसी में होती हैं। बच्चा इस अवस्था में आपकी मैथ की चीज़ें नहीं समझ पाता है, यानी मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, ऊंचाई, इनकी योग्यता का अभाव होता है। केंद्रीकरण होता है, एक ही चीज़ पर ध्यान लगाता है। संरक्षण, साइज और शेप में अंतर नहीं कर पाता। क्रमबद्धता का अभाव होता है इस एज में। और दोस्तों जो इनकी आगे की एज आती है, अवस्था आती है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक है। अब ये वाली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष तक थी। तो इस जो चीज़ इसमें कमी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चीज़ों की पूरी हो जाती है। यानी बच्चा इस समय मैथ तुलना कर लेता है, अंतर कर लेता है चीज़ों में, ये सारी चीज़ें इस समय डेवलप हो जाती है। मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। चीज़ों को जो पलट नहीं पाता था, अपलटावी चीज़ें इसमें हो जाती, पलट लेता है। जीववाद की चीज़ें जैसे कि सजीव को निर्जीव निर्जीव को सजीव समझने लगता था, इस समय उसकी भी धारणा विकसित हो जाती है। मुद्रा की धारणा, सब ये धारणाएं विकसित, क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है। आगनात्मक तर्क ना होती, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद कर लीजिए, तुलना अंतर कर लेता है इस समय। और निगनात्मक तर्कना दोस्तों जो आपका तार्किक चिंतन होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 11 से 14 वर्ष तक 15 वर्ष तक होती, सर्वोच्च अवस्था भी इसे कहा जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन आज पूछा गया था। फिर से इन्होंने, आपको पता होगा 3 चरण बताए थे नैतिकता के, और प्रत्येक की 2 अवस्थाएं बताई थी, यानी 6 अवस्थाएं बताई थी। तो पहला इनका पूर्व लौकिक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 4 से 10 वर्ष तक होता है। इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, नैतिकता शून्य होती, बच्चे को सही गलत का ज्ञान नहीं होता। बच्चे अपने से बड़ों को देख करके ही नैतिकता करता है, जैसे मम्मी बोलेंगे वैसे ही नैतिकता करेगा। मम्मी किसी का पैर छुएंगी तो बच्चा भी छूने लग जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे में डर होता है मम्मी का कि हम पैर नहीं छुएंगे तो मम्मी हमको मार
मार देंगी। तो ये दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था है। ये साधन सापेक्ष, जैसे को तैसा बच्चा अगर आपके साथ जो व्यवहार करेगा दूसरा बच्चा तो वो ऐसा वो भी करने लगेगा, ऐसा इसमें होता है। दूसरी अवस्था जो आपकी लौकिक परंपरा का रूढ़िगत अवस्था, ये 10 से 13 वर्ष तक होती है दोस्तों। तो ये दूसरों को देख करके यानी मतलब जो है समाज के अनुसार जो है सही गलत का बच्चा निर्णय लेता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं आपकी, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की मम्मी पापा को गर्वान्वित करने की बात होती है। गोल्डन रूल भी इसे कहा जाता है। अपने को अच्छा दिखाना होता है, कानून व्यवस्था का पालन करते हैं कि रेड लाइट में क्रॉस नहीं करते तो नहीं करते, ये अवस्था में होता है, ये नैतिकता पाई जाती है। इसके बाद उत्तर परंपरागत अवस्था, रूढ़िगत अवस्था में दोस्तों आपकी 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इसमें बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है, जैसे सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता होती कि ये नियम जो होते हैं दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। अगर कोई नियम अगर दूसरे की भलाई के लिए नहीं तो बच्चा उन नियम को तोड़ सकता है। सार्वभौमिक नैतिकता अगला इसका अवस्था इस एज की, इस स्तर की, तो ये सार्वभौमिक नैतिकता दुनिया में जो सत्य है वो सत्य है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा ही इस एज में होता है। बच्चा खुद से निर्णय लेने लगता है। लेव वार्गस्की से क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर आपको पता ही है। तो इनसे क्वेश्चन जो आज पूछा गया था वो शायद इनके टूल से क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने मैप और लैंग्वेज और कैलकुलेटर को अपना सांस्कृतिक टूल कहा था ना, ये आपको याद रखना है। बच्चा अपना समाज और संस्कृति से अंतर्क्रिया करके सीखता है और सीखने के बाद विकास होता है। ये जीन पियाजे के अपोजिट कहे थे। जीन पियाजे ने कहा था विकास के बाद सीखता है बच्चा, लेकिन इन्होंने कहा था सीखने के बाद बच्चे का विकास होता है। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था तो उसमें इन्होंने भाषा को बहुत प्रमुख माना था, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बताया था, ZPD बताया था, यानी बच्चे को मम्मी पापा की सहायता की ज़रूरत होती है। स्कैफ फोल्डिंग बताया था कि किसी मतलब बहुत ही समझदार टीचर की ज़रूरत होती है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, अक्सर आपको याद रखना है। और इन्होंने कहा भाषा चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सांस्कृतिक उपकरण दोस्तों मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, या यही क्वेश्चन आज पूछा गया था शायद। जीन पियाजे वाइगोस्की सक्रिय तरीके से बच्चा सीखता है, ऐसा मानते हैं ये लोग। और लद्दाख से आज क्वेश्चन फिर पूछा गया था कि लद्दाख में कारगिल कहाँ पर है, तो लद्दाख में है जहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, केंद्र शासित प्रदेश है। ट्रांस सबसे ठंडी जगह यहाँ की है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लकड़ी, मिट्टी और समतल छतें, यहाँ की छतें जो होती हैं वो आपकी लकड़ी की बनी होती हैं, आपको ये याद रखना है दोस्तों। और मिट्टी पत्थर के, यहाँ मतलब जो पत्थर के घर बने होते हैं वहाँ पर मिट्टी के लेप लगे होते हैं, मोटी मोटी चूना और मिट्टी के, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ की जो जनजाति हैं ये आप देख सकते हो, यहाँ की जनजाति हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। आप क्वेश्चन ये देख सकते हो, बाल्टी, बेड़ा, बाड़, बोटो, ब्रोकपा, ट्रोपका और हार्ड, सिन, चांगपा, गर्रा, सोमपुरी। चांगपा जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है तो घर इनके रेवो, जो घर में ये तंबू टाइप के घर रहते हैं ना, इसमें रेवो इसको कहा जाता है, चांगपा जनजाति। गद्दी जनजाति अब कश्मीर में पाई जाती है, घर भी उनके पूछे जाते हैं, तो अब हमने बताया, हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन फिर भी नए जो बच्चे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। पाशमीना बकरियाँ ये लोग पालते हैं, तो पाशमीना बकरियों के रखने का स्थान होता है जहाँ रहती हैं उसे लेखा कहा जाता है। पाशमीनिया साल 6 स्वेटरों के बराबर होती है, 250 घंटे इसको बुनने में समय लगता है। ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम इसीलिए बता दें ताकि आपके कोई प्रश्न आगे बच्चों का गलत ना हो। आज जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो भाषा कौशल से क्वेश्चन पूछा गया था। ताड़ पत्र से पैसेज आया था, ताड़ पत्र से पैसेज आया था। रोज़ की तरह आपको पर्यायवाची विलोम आते ही आते हैं, उनको आपको याद कर लेना है। श्रवण, देखिए कौशल, भाषा कौशल जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण, पठन, वाचन और लेखन। सबसे लास्ट में लेखन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में कौन है कौशलों में, तो लेखन होता है। ग्रहण कौशल और भाषा कौशल को 2 प्रकार में बांटा गया है, ग्रहण, एक उत्पादन। ग्रहण का मतलब जो हम विचारों ग्रहण करते हैं श्रवण के माध्यम से और पठन के माध्यम से, 2 होते हैं आपके उपरोक्त। और उत्पादन का मतलब विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं, विचारों को हम संप्रेषण मतलब जो है जब हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका वाचन एवं लेखन होता है। इनके माध्यम से विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जब बोलेंगे तो विचार बताएंगे, लेखन करेंगे तब भी लेखन के माध्यम से विचार को बताएंगे। इसे क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चोमस्की का पूछा गया था डायरेक्ट, ये इनका लाइड क्या होता है, इसे क्वेश्चन पूछा गया था। लाइड क्या है, तो लाइड दोस्तों इनका है भाषा अधिग्रहण यंत्र है एक तरह का। अगर इनकी बात करें दोस्तों, भाषा विकास के जनक इन्हें कहा जाता है। भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, ऐसी बात इन्होंने
उन्होंने कही थी। पर भाषा सीखने में दोस्तों पर्यावरण की महत्ता होती है, समाज का रोल होता है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। सार्वभौमिक व्याकरण पाई जाती है, सतही संरचना मतलब पहले बच्चा ध्वनियों और शब्दों को सीखता है, बाद में गहरी संरचना पाई जाती है, बाद में शब्दों को भी समझने लगता है, पहले शुरुआत में नहीं समझता। शुरुआती 5 वर्ष बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा अर्जन बच्चा कर लेता है। मैथ में अगर बात करें दोस्तों तो मैथ से वही डेली क्वेश्चन आ रहा है कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, और ये आपके अभाज्य सम, यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका उससे भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, सम चतुर्भुज शायद का क्वेश्चन आए थे, यानी मतलब ज्योमेट्री से कुछ। मैथ बहुत ईजी आता है तो मैथ का हम एनालिसिस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उससे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम उस हिसाब से उसकी बात कर लेते हैं। तो ज्वार भाटा पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, प्रत्येक स्थान पर 22 घंटे, ठीक है, 12 घंटे और 20 मिनट के बाद आता है। और ज्वार के बाद दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। प्रतिदिन 2 बार, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल से ज्वार और भाटा आता है, आपको ये भी याद रखना है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में दोस्तों 4 बार जो है ज्वार आता है, ये भी आपको याद रखना है। दीर्घ ज्वार कब आता है दोस्तों, जिसे सिजकी कहा जाता है। ये आपका सूर्य चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, इसलिए उस समय दीर्घ ज्वार आता है। इस समय पूर्णिमा अमावस्या की स्थिति बनती है। इसके बाद निम्न ज्वार तब आता है जब समकोण बनाते हैं सूर्य चंद्रमा, तो उस समय जो है देखिए सीधी नहीं रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा, तो इसलिए निम्न ज्वार आता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को ऐसा होता है। सबसे बड़ा ज्वार भाटा आपकी फंडी की खाड़ी में आता है, ये भी तथ्य आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद भी रखना है। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इनसे देखिए डेली हमने इतना डिटेल बता दिया है कि आपके एग्जाम में इनसे 1-2 प्रश्न क्या कई प्रश्न एग्जाम में फंसेंगे। जो बच्चे हमें डेली हमारे वीडियो को बराबर देखते हैं तो उनके प्रश्न तो ज़रूर एग्जाम में फंसते हैं और वो 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर आप डेली जो है हमारे वीडियो देखते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एनालिसिस के साथ शाम वाले के साथ मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।